और आपस में तनातनी का माहौल बनता है। अगले दिन यही तनातनी जो है वो गोलीबारी का रूप ले लेती है और उसमें एक दो लोगों की जान चली जाती है। देखिए, अगर इस स्थिति को पहले ही निपटा लिया जाता तो शायद ये जो चीज़ें ये सामने नहीं आती। का हाथ है या लालू परिवार का हाथ है, क्योंकि जब तक पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आता, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा नाज़मीन, रोकना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरीके से आपने बॉडीगार्ड का जिक्र करा, तो बॉडीगार्ड जो है वो राबड़ी देवी के थे, गाड़ी जो थी सरकारी वो राबड़ी देवी की थी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के बाद सारण में हुई हिंसा को लेकर बिहार में काफी ज्यादा माहौल यहाँ पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5वें चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद सारण में हिंसा हो जाती है और इस विषय पर कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा रोहिणी आचार्य को घेरा जाता है, लालू प्रसाद यादव को घेरा जाता है और आरजेडी के तमाम नेताओं को यहाँ पर घेरा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि रोहिणी आचार्य के वहाँ पर दौरा करने के बाद, मतदान केंद्र के दौरा करने के बाद वहाँ पे इस तरह का माहौल बना और उसके बाद वहाँ पर हिंसा हुई। इसी विषय पर हमारे तमाम न्यूज़ रूम के सहयोगियों से बातचीत करेंगे और विस्तार से इस बारे में जानेंगे कि आखिर सारण में हुई हिंसा के पीछे का राज क्या है। तो सबसे पहला सवाल लेंगे शालिनी से। शालिनी, क्या लगता है कि जिस तरीके से सारण में हिंसा हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है रोहिणी आचार्य को यहाँ पर घेरता हुआ नजर आया है और अब एक वीडियो के सामने आने के बाद तमाम खुलासे यहाँ पर होके नजर आते हैं, तो क्या लगता है कि क्या रोहिणी आचार्य जो घिर रही हैं उनकी मुश्किलें यहाँ पर कम हो सकती हैं? जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य पर अब FIR दर्ज हो चुकी है, ऐसे में पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने कई सबूत जो है वो भी जुटा लिए हैं, तो ऐसे में किसी के कहने पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे रोहिणी आचार्य का हाथ है या लालू परिवार का हाथ है, क्योंकि जब तक पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आता, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन गुनहगार है, क्योंकि असली जो गुनहगार है उसको तो सामने लाना वो पुलिस का काम है और पुलिस अपना वो काम बखूबी तौर पर करती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस जो है अपना काम करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि स्थिति यहाँ पर बहुत जल्दी साफ होने वाली है और जो यहाँ पर हिंसा करने वाले जो युवक हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ सकती है। तो अगला सवाल नाज़मीन से लेंगे। नाज़मीन, क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो हिंसा हुई है सारण में पोलिंग बूथ पर, तो पोलिंग बूथ पर इस तरीके की हिंसा होना यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर एक सवाल खड़ा कर देता है, प्रशासन पर सवाल खड़ा कर देता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सारण में यहाँ पर 20 मई को मतदान हुए थे और उसके अगले ही दिन जहाँ पर हिंसा होती हुई नजर आती है, जिसके बाद राजद पर बड़े आरोप लगाए जाते हैं। राजद की तरफ से जो उम्मीदवार थी डॉक्टर रोहिणी आचार्य, उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने का काम, जनता को उकसाने का काम, कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम किया है ताकि यहाँ पर माहौल बिगड़ता हुआ नजर आए। लेकिन देखा जाए तो जहाँ रोहिणी आचार्य को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, 2 FIR दर्ज हो जाती हैं। एक FIR यहाँ पर सारण में जो हिंसा हुई है उसमें कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन पर आरोप लगाया गया। दूसरी FIR यहाँ पर दर्ज होती है कि सारण में रोहिणी आचार्य जब तक चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई थी, उनके साथ एक बॉडीगार्ड भी घूमता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पर आरोप लगाया गया कि वो राबड़ी देवी के समय के बॉडीगार्ड थे और वो अब रोहिणी आचार्य के समर्थन में देखे जा रहे हैं और उनके साथ नजर आ रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर उल्लंघन बताया जाता है। अच्छा नाज़मीन, रोकना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरीके से आपने बॉडीगार्ड का जिक्र करा, तो बॉडीगार्ड जो है वो राबड़ी देवी के थे, गाड़ी जो थी सरकारी वो राबड़ी देवी की थी, तो ऐसे में रोहिणी आचार्य का उस गाड़ी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत नहीं हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात वही की जा रही है कि ये सरासर गलत है। आप नियमों के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, आप उन सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्योंकि अभी आप प्रत्याशी के रूप में हैं, अभी आप चुने नहीं गए हैं कि सारण से आप जीत गए हैं, सांसद बन गए हैं, अभी आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। टकराव की स्थिति JDU पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ देखने को मिल रही है, लेकिन देखने को ये मिलता है कि रोहिणी आचार्य के काफिले में जहाँ जनता समर्थन करती हुई नजर आती है, जहाँ जनता का प्यार मिल रहा है, लेकिन वहीं नियमों का उल्लंघन यहाँ पर राजद की तरफ से उनके प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए 2 FIR यहाँ पर दर्ज होती हैं। इसके बाद यहाँ पर SIT की टीम उनके घर पर भी जाती है पूछताछ करने के लिए। इस पूरे मामले में
कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य फंसती हुई नजर आ रही है या फिर कहीं कि फंसाया भी जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव प्रताप रूढ़ी सारण में 2 बार से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, 2 बार यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आए। तीसरी बार उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो मुकाबला है, यहाँ मुकाबला ना चंद्रिका राय से है, ना राबड़ी देवी से है और ना ही लालू प्रसाद यादव से है। ये मुकाबला एक ऐसे प्रत्याशी से है जो पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे प्रत्याशी से है जो कहीं ना कहीं एक महिला चेहरा है और वो वोट बैंक उनको हासिल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, ये सारा समीकरण बताता है कि क्या राजीव प्रताप रूढ़ी का हाथ तो नहीं है, क्योंकि इसमें खुलकर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जब ये कहते हैं कि गोलियां आत्मरक्षा के लिए अगर चलाई जाती हैं तो वो गोलियां चलेगी भी, तो वहीं अगर पप्पू यादव की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो बंदूकों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं बैन कर दिया जाता है। आप हथियारों को लेकर उस जगह पर नहीं जा सकते हैं। तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो चुनाव आयोग के जरिए कुछ नियम यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन उन नियमों को दरकिनार करते हुए ये सारे एक्शन अगर लिए जा रहे हैं, ये कार्य किए जाने, तो साफ तौर पर नजर आता है कि क्या ये प्री प्लान था, क्या जानबूझकर करवाया गया था। लेकिन जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती इस पर कुछ कहना सही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी के बयान से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासत गरमाती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी 2 बार से सांसद, जिस तरीके से नाज़मीन बताया, 2 बार से सांसद रहे हैं सारण लोकसभा क्षेत्र से, कहीं ना कहीं तीसरी बार सांसद बनने की होड़ में राजीव प्रताप रूढ़ी इस तरह के बयानबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अगला सवाल अमन सर से रहेगा। अमन सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, शब्दों का जो उनका इस्तेमाल है वो बहुत ही ज्यादा सही नहीं है लोकसभा चुनाव की स्थिति को देखा जाए तो, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो क्या उस तरीके की भाषा यहाँ पर करना सही है? देखिए बिल्कुल, और ये जिस तरह से कह सकते हैं कि पूरा मामला सामने आया है उसमें तमाम तरह के कह सकते हैं कि पहलू निकल कर सामने आए, जिसमें रोहिणी आचार्य का भी एक पहलू है, इसमें जो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं उनका भी अपने आप में एक पक्ष है। लेकिन ऐसे मामलों में इस तरह की बयानबाजी से बचा जाना चाहिए। देखिए, अगर हिंसा हो भी गई तो कैसे उस पर काबू पाया जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा जोर होना चाहिए। जैसे ही रोहिणी आचार्य उस बूथ पर पहुँचती हैं और तकरीबन 5-5:30 बजे का ये कुछ मामला है और वहाँ पहुँचने के बाद कुछ कहासुनी होती है, यहाँ तक आरोप लगते हैं कि रोहिणी आचार्य के जाने के बाद वहाँ पर एक तरह से माहौल बिगड़ा, क्योंकि कुछ उनके समर्थक थे तो कुछ बीजेपी के समर्थक थे और आपस में तनातनी का माहौल बनता है। अगले दिन यही तनातनी जो है वो गोलीबारी का रूप ले लेती है और उसमें 1-2 लोगों की जान चली जाती है। देखिए, अगर इस स्थिति को पहले ही निपटा लिया जाता तो शायद ये जो चीज़ें ये सामने नहीं आती। इसीलिए तमाम नेताओं को उलझुल बयानबाजी से बचना चाहिए, गलत तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का माहौल ख़राब होगा तो न सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो सारण की सीट है वहाँ पर इसका फ़र्क पड़ेगा, जबकि कल भी बिहार में मतदान होना है और कई सीटों पर, अहम सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें वैशाली की सीट भी है, इसके अलावा जो है सीवान की सीट भी है और वाल्मीकि नगर की सीट भी है। मतलब कई सारी सीटों पर चुनाव होने वाला है। तो अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो जाहिर बात है कि सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि इसका इम्पैक्ट जो दूसरी सीटों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए तमाम नेताओं को, जो चाहे बीजेपी के हैं, चाहे आरजेडी के या बाकी दलों के, उनको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि माहौल इस तरह का ना बिगड़े। अच्छा सर, आखिरी एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई है सारण लोकसभा क्षेत्र पर, सारण की सीट पर, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले जो 2 चरण हैं, 8 सीटों पर यहाँ पर मतदान होने हैं, तो उन सीटों पर मतदाताओं का जो असर रहेगा, मतदाताओं के मन में जो इस हिंसा को लेकर असर आया है, उससे कहीं ना कहीं वोट बैंक प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती है तो जाहिर बात है कुछ लोगों के मन में शंकाएं तो उठती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पर इस तरह घटना हुई है। इक्का दुक्का कहीं पर अगर ऐसा हुआ है तो इसका व्यापक रूप से असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि उसके आसपास के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, तो हो सकता है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, वो और ज़्यादा मुस्तैद होकर काम करते हुए नजर आए। और देखिए, इस तरह की घटनाओं से हमेशा सीखने की ज़रूरत होती है कि अगर आप इस तरह का जो कह सकते हैं मतदान केंद्र पर जाएंगे और इस तरह की चीज़ों को करेंगे तो जाहिर बात है कि इसका फ़र्क वोट बैंक पे पड़ता हुआ नजर आएगा। लोग वोट नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल ये बात मानने वाली है कि अगर वोट नहीं कर पाएंगे तो जो मतदान है उसका जो परसेंटेज है वो भी कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे नेताओं को, चाहे वो राजीव प्रताप रूढ़ी हों, रोहिणी आचार्य हों या बाकी तमाम नेता हों, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए ताकि जो मतदान है वो सुचारू तरीके से चल सके और जो कह सकते हैं कि शांति प्रिय ढंग से सब चीज़ें निपट सकें। जी, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर मतदान और चुनाव के दौरान जो नियम यहाँ पर लागू किए जाते हैं, अगर उनका इस्तेमाल कोई नहीं करता है तो उस पर सख्त यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो माहौल होता है चुनाव का, उसमें कहीं ना कहीं नेता जब बयानबाजी करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो मर्यादा जो है लांघ जाते हैं। और ऐसे में इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए
तमाम नेताओं को यहाँ पर मतदान को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।